मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। शुक्रवार की आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और पटना स्थित आवास से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों से पप्पू यादव की तीखी बहस हुई है। वे रात को गिरफ्तारी नहीं देने की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस भी अपने स्टैंड पर कायम रही और अंततः पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ही लिया और आईजीआईएमएस में चेकअप के लिए ले गई है। हालांकि अब उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट कर दिया गया है। आज पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना है और अब सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, किस मामले में हुई। तो आपको बता दें कि ये मामला लगभग 31 साल पुराना है। पटना के गर्दनी बाग में पप्पू यादव ने 1995 में एक मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि उन्होंने इस मकान को व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया था, लेकिन पप्पू यादव ने इसमें सांसद कार्यालय खोल दिया, जिसको लेकर मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पप्पू यादव पर धोखाधड़ी और जानकारी को छिपाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये मामला एमपीएलए कोर्ट पहुंचा है। लेकिन पप्पू यादव बार बार तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, लिहाजा कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और कुर्की का आदेश भी था। बीती रात पप्पू यादव जैसे ही दिल्ली से अपने पटना स्थित आवास पर पहुंचे, भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर पर पहुंच गई और गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगी। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, यहां तक कि पप्पू यादव ने पुलिस वालों पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगा दिया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जो बीती रात की तस्वीर है। पटना स्थित अपने आवास पर जैसे ही पप्पू यादव पहुंचते हैं, वैसे ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचती है ताकि वारंट के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस पर पप्पू यादव ने पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि आधी रात को मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस भी अपने बयान पर कायम रही, अपने एक्शन पर लगातार कायम रही और आखिरकार पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ही लिया। वहां से उन्हें आईजीआईएमएस ले जाया गया चेकअप के लिए और उसके बाद फिर फिलहाल उन्हें पीएमसीएच में रखा गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अस्पताल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनके आवास की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस पहुंची थी और काफी देर तक पप्पू यादव से उनकी बातचीत हुई। सांसद पप्पू यादव को पटना आईजीएमएस से पटना पीएमसीएच शिफ्ट किया गया है। कल देर रात एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ये हम आपको खबर बता रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आईजीआईएमएस में से उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच शिफ्ट किया जा रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला आपको बता दें, ये 31 साल पुराना मामला है जो कोर्ट में लंबित चल रहा था और इसी वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई की जाती है। कोर्ट में जब उनकी पेशी होगी तो कोर्ट में क्या बातें की जाती है, कैसे एक्शन लिया जाता है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास पप्पू यादव के संदर्भ में? इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है? पटना मेडिकल कॉलेज में उनका चेकअप हो चुका है और कोर्ट में कब है पेश होने का समय निर्धारित? पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। एक पुराना मामला था जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें आईजीएमएस ले जाया गया था, रात पर उन्हें आईएमएस में रखा गया, उन्हें उनका इलाज किया गया और अब सुबह उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इनका यहाँ इलाज होगा और आज संभवतः उन्हें न्यायालय में ही पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें जेल भेजने की तैयारी होगी। जी धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ही कोर्ट में पेशी होनी है और अगर होनी है तो क्या कोई समय भी निर्धारित रखा गया है? जी, समय की जानकारी भी नहीं दी गई है। अभी पीएमसीएच अस्पताल उन्हें लाया गया है। जिस तरह से रात भर उन्हें आईजीएमएस में रखा गया, उनका इलाज किया गया, संभवतः पीएमसीएच में भी उनका इलाज होगा और फिर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और तब उन्हें जेल भेजा जाएगा। धर्मेंद्र, क्या उनके चेकअप के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई गई है? क्या परेशान है पप्पू यादव स्वास्थ्य की वजह से? कोई ऐसी भी जानकारी? जिस तरह से देर रात जब उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो काफी परेशान दिखे, बार बार वो दवाई भी खा रहे थे और उन्हें रात भर उनका इलाज भी आईजीएमएस में चला।
तो जो स्थिति है तत्काल उन्हें सीएम क्षेत्र अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया और धर्मेंद्र जांच के हमारे बाद साथ उन्हें- जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन्हें आईजीआईएमएस से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पीएमसीएच उन्हें भेजा गया है इस वक्त, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और तमाम तस्वीरें गिरफ्तारी से लेकर उनकी आईजीआईएमएस जाने तक और आईजीआईएमएस से पीएमसीएच में शिफ्ट होने तक की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। आज कोर्ट में पप्पू यादव की पेशी होनी है, हालांकि निर्धारित समय अभी बताया नहीं गया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कोर्ट अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। फिलहाल तो पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया। 31 साल पुराना ये मामला है। 1995 का ये पुराना विवाद है जो लगातार चलता आ रहा है। एक किराए के मकान में उन्होंने अपना दफ्तर खोला और इसी वजह से मकान मालिक ने इस पूरे मामले में बिना बताए हुए दफ्तर खोलने को लेकर उन्होंने कोर्ट में इस मामले को रखा और 31 साल लंबा ये केस चला है, जिस दौरान पप्पू यादव को कई दफ़ा कोर्ट में बुलाया भी गया पेश होने के लिए, लेकिन पप्पू यादव वहां मौजूद नहीं रहे। और ऐसे में 31 साल बाद अब पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है, जिसके आधार पर पुलिस पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पहुंचती है। पप्पू यादव कहते हैं कि वो आधी रात को घर से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे और पुलिस भी अपने बात पर अड़िग रही और आखिरकार वारंट के अनुसार पुलिस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार की देर रात कर ली। देखिए, पप्पू यादव के ने भी पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने जबरन मुझे उठाया है और मुझे लेकर गई है। उनका कहना है कि पुलिस वाले मुझ पर हमला भी कर रहे थे, जानलेवा हमले की बात उन्होंने कर दी। और देखिए, गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं। मकान पर अवैध कब्जे का आरोप उन पर लगा है। तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट था और कोर्ट से कुर्की का भी आदेश था और इसी के आधार पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। शिवनंदन भारती हैं, पप्पू यादव के वकील हमारे साथ हैं। शिवनंदन जी, क्या है मामला, किस मामले में आपके मुवक्किल को गिरफ्तार किया? देखिए, 1995 का एक केस है जिसमें इनके ऊपर एक केस किया गया था, जिसमें ऑलरेडी ये बेल पर है। उसमें जो व्यवहारिकता में सभी लोग जानते हैं कि 1995 का केस है, उसमें एडवोकेट क्लर्क जो होते हैं लोअर कोर्ट में, पटना में था, MP MLA कोर्ट में, तो उसमें वो मुंशी सिग्नेचर करके अपना हाजिरी पैरवी करते रहते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि टूट गया। तो बेल कैंसिल, जो 4 प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन होना चाहिए। अगर बेल कैंसिल होगा तो उससे पहले नोटिस होगा, जिस नोटिस को पुलिस ने दबाया। दूसरी बात, बेलेबल वारंट होगा पहले, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसको भी इन्होंने दबाया। फिर 82 का जब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपराधी घोषित किया जाता है, तो हर एक जगह दीवार पर चिपकाया जाता है, वो कहीं नहीं चिपकाए और डायरेक्ट 83 लेकर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से बायस्ड होकर ये काम किया गया है। क्यों आखिर पुलिस बायस्ड है, ये आपको क्यों कैसे लग रहा है? ये 82 और 83 का निर्गत नहीं किया गया। 82 और 83 डायरेक्ट ये कर देना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानूनी दायरे में गिरफ्तारी बनती है ना? अभी तो वारंट है, अभी तो ये कह सकते हैं गिरफ्तारी करेगी, अभी है, पुलिस तो करेगी, पुलिस तो ऐसे परिस्थिति में करती है। और देखिए, पुलिस की कार्रवाई पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक पुराने मामले में कोर्ट से मुझे नोटिस भेजकर बुलाया गया है। कोर्ट का सम्मान करते हुए वो अभी थोड़ी देर पहले ही पटना आए। मेरे यहां आते ही पुलिस ने कहा कि वारंट है, मेरे साथ चलिए। जो खुद को पुलिस वाला बता रहा था वो सिविल ड्रेस में था। पप्पू यादव ने हत्या की साजिश की आशंका जता दी है और ये खबर पप्पू यादव ने खुद दी है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं। आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है, चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहां वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहां, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का,
तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। सिटी एसपी भानु प्रताप पहुंचे हैं पप्पू यादव के आवास पे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो लगभग हो चुकी है। हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह जी, बात करते हैं इनसे। भानु प्रताप जी, क्या है मामला, किस मामले में आप लोग यहाँ पहुंचे? पीएस केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनी बाग थाने का मामला क्या है इसमें आरोप? माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन वो उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस क्या है? आरोप क्या है इनको? मैंने आपको बताया जो आईपीसी की धारा है, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, ये भानु प्रताप हैं सिटी एसपी जो हैं पश्चिमी, ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि गर्दनीबाग थाना से ये जुड़ा मामला है और इसी मामले में गिरफ्तारी पटना पुलिस ने पप्पू यादव की कर ली है। कैमरा पर्सन के साथ अमित पान, न्यूज 18 पटना। और बेतिया में ग्रामीणों की प्रताड़ना और सजा से शर्मसार एक नाबालिग युवती ने मौत को गले लगा लिया। हालांकि उनके परिजनों ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामला बेतिया के शिकारपुर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाबालिग युवक का हाथ पैर बांधकर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाल काट दिए। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने युवक को निर्वस्त्र कर मुंह पर कालीख लगाया और फिर चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल होने के बाद युवती ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। हालांकि युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। युवती के परिजनों ने गांव के पंचपति इफ्तिखार अहमद और उनकी पत्नी रवैया सहित कई लोगों पर हत्या कर शव को फंदे से लटका देने के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांध देवो लिया के कहा दुल्लू को देवो लड़की के आ तब लगभग सनी को घर में लड़की रहे तो लगभग से कहे ये लोग खोलस ही है, बताओ जल्दी अगर लगभग से मारे ही कहे ना आ झूठो के लगभग से चारू ओर खोज है कह जी भगा दिल बड़े सने कनी ई भगौले बिया। रखही में एक नाबालिग लड़की का प्रथम दृष्टया फांसी लगा के आत्महत्या करने की बात लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन जब पुलिस टीम आई है तो लड़की के बदन पर 1-2 जख्म भी पाया गया है। और न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर प्रेमी जोड़े के पकड़े जाने पर परिजनों को सूचित क्यों नहीं। बढ़ते आगे, भागलपुर में तिलका मांझी थाना क्षेत्र के टेक्नो मिशन स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र के सुसाइड करने से सनसनी फैल गई है। इस मौके पर पहुंची पुलिस छात्र को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक युवक का नाम आदित्य बताया जा रहा है, जो कि सनहौला थाना क्षेत्र के मधुबन गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार युवक अपने छोटे भाई के साथ हॉस्टल में रहता था। शाम को जब उसका छोटा भाई खेलने गया तभी उसने रूम में पाइप से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस को भी आत्महत्या की आशंका है, जबकि परिजन अभी कुछ नहीं बोल रहे। सूत्रों की माने तो आदित्य को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी, ये भी मौत की वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी तमाम एंगल्स के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबा कॉलोनी में एक हॉस्टल है जिसमें आदित्य कुमार नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है, और उसके द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सबसे पहले उसके भाई ने ही देखा, तो भाई उसके साथ ही रहता था। तो अभी जस्ट उसको लाया गया था यहाँ पे, और FSL की टीम भी आई है, मैं भी आया हूँ यहाँ पे। सभी बिंदु पे जांच हो रहा है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है।
और देखिए सासाराम से एक बड़ी खबर आ रही है। शादी में नाच के दौरान फायरिंग हुई है और गोली लगने से युवक की मौत हो गई। 25 साल के वीर बहादुर सिंह की मौत की खबर है। सूर्यपुरा थाना के डोडनडीह की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं। शादी में नाच के दौरान फायरिंग हुई, गोली लगने से युवक की मौत हो गई। 25 साल के वीर बहादुर सिंह की मौत हुई है। सूर्यपुरा थाना के डोडनडीह की घटना बताई जा रही है। तो सासाराम से एक खबर आपको बता रहे हैं। शादी में नाच के दौरान फायरिंग हुई है और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, क्या जानकारी है आपके पास, कैसे ये सब कुछ हुआ? फिलहाल क्या कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई है? चूंकि ये घटना जो है आज अहले सुबह की है। बताया जाता है कि बिहिया मतलब भोजपुर के बिहिया के जादवपुर से एक बारात आ रही थी धोरनडी में, और यहाँ जो है नाच का कार्यक्रम था। बारात में सारे में उसी में वीर बहादुर सिंह को गोली लगी है। अभी हमारी बात हुई है विक्रमगंज के डीएसपी से। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से शुद्ध हत्या का मामला है, क्योंकि जो मृतक हैं वीर बहादुर सिंह, उनके शरीर पर गोली के 2 निशान हैं। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं टारगेट करके गोली मारी गई है। और जो जिस युवक ने फायरिंग की है उसकी पहचान की गई है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फायरिंग से पहले गुत्थम गुत्थी भी हुई है, मारपीट भी हुई है, और उसके बाद जो है फायरिंग हुआ है। और उसके बाद यहाँ पुलिस पहुंची है और यहाँ पर जो है वो छानबीन शुरू हो गई है। और जो विवाह का समारोह था वो मातम में तब्दील हो गया है। वीर बहादुर सिंह जिसकी मौत हुई है वो डोडनडीह का ही रहने वाला है। और बताया जाता है कि जो हत्यारा है वो भी इसी गांव का है और पहले से ही दोनों परिचित थे। और नाच के दौरान नर्सी के साथ नाचने को लेकर संभवतः यह विवाद हुआ है, और उसी में पहले हाथापाई की खबर है और उसके बाद जो है फायरिंग हुई है। सिर में गोली मारी गई है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पहुंची है और जांच शुरू हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सियासी गलियारे से। तेजस्वी यादव के आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। आरजेडी कार्यालय को फूल और लाइटों से सजाया धजाया गया। तेजस्वी की तस्वीरों के साथ बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जहां तेजस्वी यादव का स्वागत होगा और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की कमान अब युवा तेजस्वी के हाथ में है, जिससे पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तस्वीरें आपको आरजेडी दफ्तर से हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सज धज कर काफी खूबसूरत राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यालय नजर आ रहा है। पार्टी कार्यालय में आज तेजस्वी यादव का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका स्वागत होना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पार्टी में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पार्टी दफ्तर में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तेजस्वी की बड़ी बड़ी तस्वीरें, होर्डिंग्स लगाई गई है और कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे और उसके बाद सभी को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आरजेडी में अभिनंदन समारोह रखा गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर से। आरजेडी कार्यालय को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है और बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। और इनके स्वागत में आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं पूरे कार्यालय की, जब आप प्रवेश करेंगे तो बड़े बड़े जो होर्डिंग्स है, कटआउट्स जो हैं वो तेजस्वी यादव के यहाँ पे लगाए गए हैं। और जरा देखिए पूरे कार्यालय को लाइट से, फूलों से सजाया गया है और यहाँ पे आज अभिनंदन समारोह होगा। कोशिश इस बात की है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो अध्यक्ष बने हैं। अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये मौका है कि जहां पे पूरी पार्टी जो है वो तेजस्वी के हाथों में आई है। और इस चुनावी यात्रा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जिस तरह से इस पार्टी की हार हुई, पूरी कमान जो है तेजस्वी के हाथों में सौंपी गई है। और कोशिश इस बात की गई है कि अब तेजस्वी यादव जो है पार्टी को नए तरीके से, नए जोश में जो है वो खड़ा करेंगे। और इसके लिए बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे सुबह से पहुँचने शुरू भी हुए हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव आज तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे
और यहाँ पे वो जोश भी दिलाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो विधानसभा में जो बुरी हार हुई थी उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं तो उसके बाद पार्टी को और कैसे मजबूत करते हैं। आप लोग सुबह से पहुंचना शुरू कर दिए? जी हम जो है सुल्तानियन विधानसभा से भागलपुर जिला से आए हुए हैं और सवेरे हम लोग जो है आपका 12 बजे रात में ही चल दिए थे अपने गाड़ी से। उसके बाद में जो है आराम से आए हम लोग यहाँ 6 बजे सवेरे पहुँच गए मॉर्निंग में। क्या और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। डेयरी उद्योग को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। हर गांव में दुग्ध उत्पादन सीमित होगा। अगले 2 साल में सीमित गठन का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में दुग्ध उत्पादन जो है वो सीमित रखा जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी घोषणा की है। डेयरी उद्योग को लेकर ये बड़ी घोषणा। हर गांव में दुग्ध उत्पादन सीमित। अगले 2 साल में एक समिति के गठन का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ी घोषणा। डेयरी उद्योग को लेकर ये बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि हर गांव में दुग्ध उत्पादन को सीमित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। अगले 2 साल में इस समिति का गठन होगा जो इस पूरे दुग्ध उत्पादन की प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेगी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी घोषणा की है। 7 निश्चय थर्ड के तहत ये पहल हुई है। आपको बता दें कि 7 निश्चय थर्ड के तहत ईज ऑफ लिविंग की बात सीएम नीतीश कुमार ने बार बार की है और इसी के तहत नई घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की जा रही है, जिसके तहत डेयरी उद्योग को लेकर एक बड़ी घोषणा सीएम ने कर दी है। कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि की बात उन्होंने की है और हर गांव में दुग्ध उत्पादन के सीमित होने से एक बड़ा लाभ होगा। डेयरी उद्योग को लेकर बड़ी घोषणा है। गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति होगा। अगले 2 साल में समिति का गठन किया जाएगा। और तेजस्वी यादव के और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बताइए कि दुग्ध समिति की तरफ से क्या किया जाएगा और इस घोषणा को हम बड़ी घोषणा कैसे माने, इसका क्या लाभ होने वाला है? देखिए, बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी बिहार का विकास तेजी से हो सकेगा। जाहिर तौर पे दुग्ध जो 7 निश्चय पार्ट 3 में जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, अब धीरे धीरे उसका पालन शुरू हो गया है और राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। यानी कि साफ है कि हर गांव में जब दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा तो जो ग्रामीण इलाकों में जो गाय पालते हैं या फिर भैंस पालते हैं और उनके दूध निकालकर उसके बाद बेचते हैं, तो ये न सिर्फ एक जगह ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन जो से जुड़े हुए लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके दूध की बिक्री भी ढंग से हो सकेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी पहल सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। घोषणा की गई है दुग्ध उत्पादन समिति बनाने की। अगले 2 साल में समिति का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।